देखो भैया, अगर हम बात करें, ये है संक्रमण तत्वों का आवर्त में बदलने का क्रम। जैसा कि हमने बोला है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्या होती है, घटती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पूरा चार्ट किसी को याद नहीं होगा, बस लिखाई गई बातों को सत्यापित करने के लिए चार्ट बनाया जाता है। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा और किस हिसाब से हम पहचानेंगे कि बड़ा है या छोटा है, कैसे क्या है। चलो देखो, हो गया भैया। प्रश्न आ गया कि सीआर और एमएन में मान लेते हैं, पूछ दिया पेपर में कि क्रोमियम और मैग्नीज में किसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी है, तो कैसे हम निकालेंगे, किस हिसाब से निकालेंगे, और क्यों बाएं से दाएं जा रहे हैं आवर्त में तो परमाणु त्रिज्या घट रही है, क्यों वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। इसका रीजन देखते हैं भैया। देखो ये, अगर बाएं से दाएं जाने की बात की जाए, FeCO, Fe का 126, इसका 125, या पिकोमीटर में तो कई जगह पर बराबर भी दिखेगा, कहीं तो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। एक माना गया पैरामीटर मान के बस बना दिया गया है। तो एक क्रम यही होता है कि बाएं से दाएं जाते तो क्रम से क्या हो जाती है, घटती जाती है। क्या कैसे होगा भैया, क्यों हो रहा है, जरा देख लो। Fe क्या करेंगे, 2,8,14,2, जबकि हम CO का करेंगे 2,8,15,2। NI का करेंगे 2,8,16,2। क्या दिखने को मिल रहा है भैया, तीन तत्व है, तीनों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। क्या देखने को मिल रहा है कि कोषों की संख्या टोटल कितनी है, 4। यानी कि रहा सर नाभिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1, 2, 3 और 4। कोषों की संख्या तो सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कि यह किससे लिया गया है, आवर्त से। पेपर में तो ये याद रहेगा नहीं कि आवर्त से एक ही वर्ग से है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही बताएगा। अगर कोष बराबर है यानी कि बराबर कोषों के होने की वजह से क्लियर हुआ कि एक ही आवर्त से लिया गया, एक आवर्त से लिया गया, तो धीरे धीरे जिसका परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी परमाणु त्रिज्या वैसे वैसे क्या होगी, घटेगी। यही है ना, बाएं से दाएं जाने तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। तो कैसे घट रही है सर जी, देखो तीसरे कोष में 14 था केवल इलेक्ट्रॉन, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 14 से कितना हुआ 15, 15 से कितना हुआ 16। एग्जाम्पल बता रहे हैं भैया, 10 में 11 में भी ये बातें पढ़ाई लिखाई गई हैं कि एक आदमी है, एक ही आदमी है, इसके सिर पर पहले 5 किलो का बोझ रखा जाए, पूरा साइट ऐसे खड़ा रहेगा, फिर से वजन बढ़ाया जाए 10 केजी, क्या वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा झुकेगा। 10 केजी और रख दें, थोड़ा सा और झुकेगा। 50 केजी रख दें, ज्यादा झुक जाएगा। कहां जा रहा है वो, धीरे धीरे नीचे। दो बल कार्य कर रहा है, एक वजन भी बढ़ रहा लगातार और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा, तभी तो नीचे जा रहा है ना। एक बार ऐसी स्थिति आएगी फैल जाएगा बेचारा, मतलब ऐसे से ऐसा हो जाएगा, एक बार ऐसी स्थिति आ सकती है, काम ही खत्म हो जाएगा। कहने का आशय क्या है कि एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है भैया, नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और लगातार ये मान समझो कि ये पावर है, नाभिक धनावेश, इसका पावर हम बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक पावर, और लगातार इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, यह नाभिक की ओर क्या होगा, खींचेगा ना, तो आकर्षित होने लगता है नाभिक की ओर को, तो जिसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो इसी कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, किसी भी आवर्त में बाएं से हम दाएं जाएंगे तो कोष सिकुड़ते हैं, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है और कोष नाभिक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आना तो बढ़ क्यों रहा है। एस्केनेडियम का 2,8, देखो भैया 9,2 हुआ। इट्रियम का करेंगे 2,8, 8,1 शायद होगा, या 2 हो गया। तो इसमें कोषों की संख्या क्या होगी भैया, बढ़ गई ना। यहाँ पे कोष 4, यहाँ पे कोष कितना हुआ 5। 4 और 5 आने से क्लियर हुआ कि आवर्त से नहीं लिया गया बल्कि
वर्ग से लिया गया। तो वर्ग में जिसका कोष जितना बड़ा उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी बड़ी। अब बताओ 4 कोष वाला बड़ा होगा या 5 कोष की त्रिज्या बड़ी होगी? 5वें कोष की। इसी बात को समझाने बताने के लिए लिया गया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कारण क्या भैया? कोई कारण तुमसे पूछ दे तो कारण कहोगे कि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो एक ही कोष में लगातार इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है, जिससे कोष नाभिक की ओर क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। इस कारण परमाणु त्रिज्या क्या जाती है? घटती है। और जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। रीजन क्या भैया? क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। कोष बढ़ेंगे तो त्रिज्या भी क्या होंगी? बढ़ेगी। क्लियर है ना? चलो जी, अगला हेडिंग लिखा जाए। अगली हेडिंग आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या अगला गुण है। ये चौथा गुण था। परमाणु त्रिज्या तीसरा था कि चौथा? तीसरा था। चौथा नंबर लिखो। तो 50 को बना दे दिखा। लिखो आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मतलब भैया जरा एक बार बताना। आयनिक त्रिज्या तुम ही लोग बताओगे। हमने लिया जेडेन, जिंक है 2,8,18,2 है और जेडेन पर 2 प्लस किया 2,8,18। किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? क्या दिख रहा है परमाणु त्रिज्या में? बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना उतना ही है। आयन देने से परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? घट रही है ना। और संक्रमण तत्व में तो घनायन नहीं होगा जी। संक्रमण तत्व क्या ऋणायन हो सकते हैं क्या? घनायन होंगे। कारण सभी के सभी धातु हैं। संक्रमण तत्व सभी के सभी क्या है? धातु हैं। तो कहेंगे संक्रमण तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या है उनके मूल परमाणु की त्रिज्या से, ये मक्खी कहां से अजय करवाले भेजिएगा इधर, धनायनों की जो परमाणु त्रिज्या यानी कि कह सकते आयनिक त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या है उनके मूल परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा क्या होती है? छोटी होती है। रीजन क्या भैया? इसमें 1 2 3 4 कोष्ठक की त्रिज्या निकाली। यहाँ पे 1 2 और 3 ही कोष्ठ वाला है ना। तो दूरी क्या होगा समझो। यहाँ पर ये ऐसे है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या निकालेंगे 4 कोष है। अब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कोषों की संख्या कितनी हो गई? 2 3 हो गई। तो दूरी तो इतने कितने की निकालेगी ना। तो संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या लिखो। संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या उनके मूल परमाणु त्रिज्या से, संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या उनके मूल परमाणु की त्रिज्या से, उनके मूल परमाणु की त्रिज्या से सदैव छोटी होती है। उनके मूल परमाणु की त्रिज्या से सदैव छोटी होती है। उनके मूल परमाणु त्रिज्या सदैव छोटी होती है क्योंकि संक्रमण तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्योंकि जब संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्योंकि जब संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनके कोषों की त्रिज्या, कोषों की संख्या घट जाती है। क्योंकि संक्रमण तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनकी कोषों की संख्या घट जाती है। कोषों की संख्या घट जाती है जिसके कारण संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है। जिसके कारण संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या छोटी हो जाती है। क्लियर है भैया? 5वां नंबर
रंगी, रंग। पांचवा गुण लिखो रंग। पांचवा गुण रंग, इंपॉर्टेंट है पांचवा गुण रंग। देखो भैया, जितने भी संक्रमण धातु हैं सब रंगीन है, अलग अलग रंग के। सोना पीले रंग का है जी, कॉपर चमकता है ना तांबा, ठीक है ना। चांदी अलग रंग है। इन चारों का नाम इसलिए क्योंकि तुम तीनों चारों को देखे हो। मैग्नीज भी चमकता है, क्रोमियम का भी अलग रंग होता है, रोहिनियम का अलग रंग होता है। तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं 35, कितने हैं संक्रमण तत्व भैया? कहोगे तो डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं। डी ब्लॉक में तत्व कितने? 40। तो संक्रमण 35 क्यों है? कौन बताएगा? संक्रमण तत्व 40 है, डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या 40 है, लेकिन संक्रमण 35 है। क्यों? कैसे सामान्य तत्व हैं? वायु उपकोष डी पूर्ण तरीके से भरा होता है। गधौंदी मगवा कहां रखकर बैठते हो? उनके वायु उपकोष डी पूर्ण तरीके से 5 के क्या है? भरे हुए। कौन कौन से? कॉपर, जिंक, CdCN और Hg। इनके वायु उपकोष पूरी तरीके से भरे होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। बाकी 35 ही है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है, तो संक्रमण तत्व है। तो लिखो संक्रमण तत्व। अच्छा, पता ना रहा है? संक्रमण तत्व प्रायः रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व प्रायः रंगीन होते हैं और इनके यौगिक भी। संक्रमण तत्व प्रायः रंगीन होते हैं और इनके यौगिक भी। क्योंकि इनके वायु उपकोष वायु उपकोष में अयुग्म वायु उपकोष डी में या N-1 डी में, वायु उपकोष डी में या N-1 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अरे बारे बचवा, N-1 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि इनके वायु उपकोष डी या N-1 डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बना लो भाई, लिख लो एग्जाम्पल, बाकी बातें कल की जाएंगी।